दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको चौंका देगी। और बुढ़ापे का दर्द झेल रहे कैलाश बाबू अपने बेटे और बहू के रोज़-रोज़ के झगड़ों से तंग आ चुके थे। एक दिन वो अपने कमरे में गए और अपनी अलमारी से बैग निकालने लगे। बैग में उन्होंने कुछ जोड़े कपड़े रखे, फिर भारी मन से अपनी पत्नी की तस्वीर उठाई और बोले, कितने प्यार से पाला था हमने अपने इकलौते बेटे को। कहते हैं उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन परंतु उन्होंने खुद को संभाला और बोले, यह कमज़ोर पड़ने का वक्त नहीं है। आंखों के आंसू पोंछ उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर को बड़े जतन से बैग में रखे और अपने एक दोस्त राधेश्याम को फ़ोन किया जो वृद्धाश्रम में रहते थे। भारी आवाज़ में उन्होंने राधेश्याम को बताया, अब मैं भी वृद्धाश्रम आना चाहता हूँ। यह सुनकर राधेश्याम भावुक रह गए। उनके पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। कैलाश बाबू ने केवल इतना कहा, मैं रोज़ रोज़ के कलह से अब और नहीं जूझ सकता। कैलाश बाबू अपने दोस्त को फ़ोन पर यह कहकर विदा हुए, 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। फिर उन्होंने अपना बैग उठाया और घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। जब घर के बाहर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा और बहू कमरे में बैठकर चाय और स्नैक्स का आनंद ले रहे थे, परंतु दोनों में से किसी ने यह नहीं पूछा कि वह बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं, और न ही किसी ने उन्होंने रोकने की कोशिश की। रोज़ रोज़ के अपमान और जिल्लत से त्रस्त कैलाश बाबू ने घर को हमेशा छोड़ दिया और वृद्धाश्रम पहुंच गए। कुछ ही समय में वहां उनके कई मित्र बन गए। सभी के साथ बातें करते, अपनी पूरी यादें साझा करते और रोज़ सुबह की सैर एक्सरसाइज भी करते। धीरे धीरे कैलाश बाबू को वृद्धाश्रम में सुकून मिलने लगा। उन्हें घर की अपेक्षा वृद्धाश्रम का माहौल बेहतर लगने लगा। वृद्धाश्रम में सभी लोग मिलकर खाना खाते, जबकि घर में रोज रोज की कलह ने कैलाश बाबू का दिल पूरी तरह से तोड़ दिया था। वे अक्सर अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते, तुम मुझे पहले ही छोड़कर चली गई थी। अब बेटे ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। जिस बेटे के लिए मैंने अपना पसीना पानी की तरह बहाया, उसने भी मुझे भुला दिया। एक दिन मैं कैलाश बाबू वृद्धाश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे, तभी वृद्धाश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। आश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे, मन में सोचते हुए कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस आश्रम में अपना ठिकाना ढूंढने आया है। कैलाश बाबू ने देखा कि कार में से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके साथ एक अधेड़ उम्र की महिला जो शायद उसकी माँ थी। वह लड़का अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने लगा। महिला की उम्र लगभग 65 वर्ष रही होगी और उसने सिर पर पल्लू लिया हुआ था, जिससे उसका चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर में कार से करीब 30-35 वर्ष की एक अन्य महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने बैग बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाया और फिर उसने कुछ बातचीत करने लगी। बुजुर्ग महिला चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी, जैसे उसने बोलने की ताकत ही ना हो। कुछ ही देर बाद वे दोनों कार में बैठकर चले गए। बुजुर्ग महिला वृद्धाश्रम के कुछ समय तक खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, जिसे वह चुपचाप पोंछने लगे। फिर भारी मन से वह महिला आश्रम में प्रवेश कर गई। जैसे ही उसने कैलाश बाबू की ओर देखा, उसने सिर के पल्लू से चेहरे को छुपा लिया और बिना कुछ कहे महिला विभाग की ओर चली गई। कैलाश बाबू के पास खड़े एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, आज फिर एक माँ की ममता तार तार हो गई। एक बार फिर माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। कैलाश बाबू की नज़रें बार बार उस बुजुर्ग महिला के चेहरे पर टिक रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह उस महिला को कहीं न कहीं से जानते हैं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि कैलाश बाबू अब भी उस महिला के बारे में सोच रहे थे। वह रोज़ अपने पल्लू से चेहरा छुपाए रहती थी, जिससे कैलाश बाबू उसे पूरी तरह पहचान नहीं सकते। लेकिन एक दिन जब वह महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी और कैलाश बाबू टहलने के लिए निकले, तभी अचानक उसके सिर से पल्लू हट गया। जैसे ही कैलाश बाबू ने उसका चेहरा देखा, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अनगिनत सवालों ने उनके दिमाग में घर कर लिया। तभी उनका एक मित्र उनके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की मेज़ पर बैठे हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। क्या बात है, कोई परेशानी है? कैलाश बाबू ने झूठ बोलते हुए कहा,
अरे नहीं, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकला था। अभी आ रहा हूँ। जब वे खाने की मेज़ पर बैठे तो उनकी नज़रें बार बार जानकी देवी को ढूंढ रही थी। वे उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें वृद्धाश्रम आने की नौबत आ गई। जानकी देवी का तो पूरा परिवार था और वह हमेशा कहती थी कि वह अपने बेटे और बहू के साथ बहुत खुश हैं। फिर आज ऐसा क्या हो गया? कैलाश बाबू ने एक अन्य व्यक्ति से पूछा। 2 दिन पहले जो महिला वृद्धाश्रम आई थी, वह आज खाना खाने क्यों नहीं आई? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, वह माता जी आज बहुत दुखी हैं, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। परेशान भी क्यों ना हो, आखिर उनके बेटे और बहू ने उनके साथ ऐसा किया है कि ऐसा कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। बार बार अपने घर को याद कर रही हैं और सुबह से अपने कमरे में बैठकर रो रही हैं। इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी करने का काम दिया गया। यह सुनते ही कैलाश बाबू के मन में कई विचार उमड़ने लगे। उन्होंने जानकी देवी से बात करने का निश्चय किया क्योंकि वह जानना चाहते थे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह सब सुनकर कैलाश बाबू का मन और अधिक बेचैन हो गया। वह यह जानते थे कि जानने के लिए कुछ उतावले थे कि जानकी देवी का ऐसा क्या हुआ उन्होंने वृद्धाश्रम में आना पड़ा। थोड़ी देर बाद वे महिला विभाग में जानकी जी से मिलने आए गए। कैलाश बाबू को अपने सामने देखकर जानकी भी थोड़ा परेशान हो गई। कैलाश बाबू ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं जानता हूँ आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकती हैं कि आप इस हालत में कैसे पहुँची? जानकी जी ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में आंसू छलक आए। यह देखकर कैलाश बाबू का दिल और भी भारी हो गया। उनका मन कह रहा था कि जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछें, क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को समाज ऐसे छोड़ देता है? क्या बूढ़े लोगों को कोई आत्मसम्मान नहीं होता? इन विचारों में खोए हुए कैलाश बाबू वृद्धाश्रम के प्रांगण में धीरे धीरे टहलने लगे। अचानक वे बगीचे के किनारे से टकराए और गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर खुद को संभाल लिया। तभी वृद्धाश्रम के कई कर्मचारी ने दौड़कर उनकी मदद की और पूछा, आप ठीक हैं? कुछ हुआ तो नहीं? कैलाश बाबू ने थकान भरी आवाज़ में कहा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर सोच में डूबा था। कैलाश बाबू मन ही मन जानकी जी से बात करने का कोई तरीका सोच रहे थे। वे तय कर चुके थे कि जब तक जानकी जी उन्हें सब कुछ बताती नहीं हैं, वो चैन से नहीं बैठेंगे। गुजर रहे वृद्धाश्रम के कर्मचारी ने कैलाश बाबू को गिरते हुए देखा और तुरंत उनकी ओर बढ़कर पूछा, अंकल जी आप ठीक हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपना पैर दिखाइए, अगर चोट लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूँ। कैलाश बाबू हल्के से मुस्कुराए और बोले, अरे नहीं, ज़्यादा चोट नहीं लगी, बचाव हो गया, चिंता मत करो। इतना कहकर वो प्रांगण में रखी बेंच पर जाकर बैठ गए। वहाँ बैठते ही कुछ महीने पहले एक घटना याद आ गई, जब घर पे बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे। उस वक्त उनके पैर में गहरी चोट आ गई थी, लेकिन उनकी बहू ने उनकी चोट को नज़रअंदाज कर दिया था। अपने काम में लगी रही उनका बेटा रोहन, जो उस वक्त घर पर चिल्लाते हुए बोला था, क्या संभल कर काम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं। कोई काम ठीक से करना नहीं आता। देखो, चोट लगा कर बैठे हो, हमारा काम बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो। आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। रोहन को इतना भी ख्याल नहीं आया कि अपने पिता का हाल चाल पूछें, क्या उनकी चोट पर मरहम पट्टी करें। कैलाश बाबू को अपने बेटे की इन बातों से बहुत चोट पहुंची, लेकिन वे चुप रहकर एक घटना याद आई। जब कैलाश बाबू का चश्मा टूट गया था, उन्होंने अपने बेटे से कहा था, मेरा चश्मा ठीक करवा देना, टूट गया है। लेकिन रोहन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया था। और उस दिन भी कैलाश बाबू को यह एहसास हुआ था कि अब वो अपने बेटे और बहू के लिए सिर्फ एक बोझ बन गए हैं। कैलाश बाबू अपने अतीत में खोए हुए थे। जब उन्हें याद आया कि कैसे उनकी बहू ने चश्मे की बात पर चिल्लाकर कहा था, चारपाई पर बैठे बैठे खर्च बढ़ाते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं हैं, बच्चों जैसे हरकतें हो गई हैं आपके। कैलाश बाबू के दिल को यह बहुत गहराई तक चुभ गई थी।
वे बार बार अपने बेटे और बहू के अपमानित हो चुके थे और इस बार उनकी आत्मा पर एक नई चोट लगती थी। अभी वे अपने विचारों में डूबे हुए थे कि सामने से उनके बुजुर्ग मित्र राधेश्याम भी आ जाते हैं। उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर फैसला कैलाश बाबू बोले, क्या बात है राधेश्याम, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। राधेश्याम जी हंसते हुए बोले, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसका फ़ोन आया था कि वह मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद उसका चेहरा देखने को मिलेगा। राधेश्याम जी की बात सुनकर कैलाश बाबू का मन थोड़ा भारी हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जी, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी यह हालत कर दी। तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया और अब साल में कुछ ही घंटों के लिए मिलने आएगा। तुम उसी बेटे के लिए इतने खुश हो रहे हो। राधेश्याम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो इसी से खुश हूँ। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि वह मुझसे मिलने आ रहा है। लेकिन कैलाश बाबू इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। अपने मित्र की यह बात बहुत नागवार गुजारी से नाराज होकर उनकी बात को बिना सुने ही अपने कमरे में चले गए। मन ही मन सोचने लगे, यह किस्सा केवल मेरे साथ या उनकी जानकी के साथ नहीं है। यहाँ वृद्धाश्रम में रहने वाले हर बुजुर्ग की कोई ना कोई ऐसी दर्दनाक कहानी है। हर एक बुजुर्ग यहाँ अपने परिवार की बेरुखी और अपमान की वजह से आया है। कैलाश बाबू बिस्तर पर लेट गए, लेकिन उनके मन में हर पल यही सवाल गूंजता रहा कि आखिर क्यों बुढ़ापे में बुजुर्ग को इस तरह अकेला छोड़ दिया जाता है। कैलाश बाबू की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपने पोते गोलू और अपनी टांगों के बीच चिपक कर देखकर भावुक हो गए। गोलू की मासूम आवाज़ ने दादा दादी सुनते ही उनकी सारी कड़वाहट कुछ ही देर के लिए मानो पिघल गई। उनकी आंखों से छलकते आंसू, जो अब तक दुख और पीड़ा का प्रतीक थे, अब मिश्रित भावनाओं का प्रतीक बन गए थे। खुशी, दुख और आनंद छिपाकर वह स्नेह को शायद वह कभी अपने पोते के साथ बांटना चाहते थे। वृद्धाश्रम के संचालक ने कैलाश बाबू के बेटे और बहू को अंदर बुलाया। जैसे वे कमरे में आए, कैलाश बाबू के चेहरे पर नफरत और गुस्से के भाव, मन में सवाल उठने लगे। आज तुम्हें मेरी याद कैसे आई? जब मैं ज़रूरतमंद था तब तो कहीं नहीं आए। अब यह लोग मुझसे क्या कहना चाहते हैं? कैलाश बाबू के बेटे ने पास आकर कहा, पिताजी, हम आपसे मिलने आए हैं। बहुत दिन हो गए थे, सोचा आपसे मिल लूँ। गोलू भी आपको बहुत याद कर रहा था। यह सुनकर कैलाश बाबू के मन में उथल पुथल मच गई। कुछ पल के लिए सोच रहे थे। एक उनका पोता गोलू उनकी गोद में चिपका हुआ था, तो दूसरी उनके बेटे और बहू का चेहरा था, जिसने इस हालत में छोड़ दिया था। उसकी बहू, जो कभी उनसे बातें किया करती थी, अब एक नकली मुस्कान लिए खड़ी है। कैलाश बाबू ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, अब क्या तुम सोचते हो मुझसे मिलने आए हो? जब तुम्हारे साथ था तब तो तुमने मेरी फिक्र की नहीं। आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? उनके बेटे ने थोड़ा थोड़ा झिझकते हुए कहा, पिताजी, हमसे गलती हो गई। आप घर चलिए, हम सब आपको वृद्धाश्रम में और नहीं रहने देंगे। यह सुनकर कैलाश बाबू की आंखों में आंसू फिर से भर आए, लेकिन इस बार वे आंसू अपने अपमान और उनके बीते हुए वक्त की याद में थे, जब उनका अपमान बार बार किया गया था। उन्होंने हल्की आवाज़ में कहा, अब मेरी आदत यहाँ की ज़िंदगी से हो गई है, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। उनके बेटे ने फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन कैलाश बाबू का मन अब ठहर चुका था। वो जानते थे कि बस एक पल की माफ़ी थी, लेकिन जख्म जो उनके दिल पर लगे थे वे इतनी आसानी से नहीं भर सकते। गोलू के उनके हाथ को पकड़ते हुए कहा, दादू, आप घर चलो ना, मैं आपके साथ खेलूँगा। कैलाश बाबू ने अपने पोते के सिर पर हाथ फेरा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, गोलू बेटा, दादू यहीं ठीक है। जब तुम्हें दादू की याद आएगी तो तुम तो मुझसे मिलने आ सकोगे। यह कहते हुए कैलाश बाबू की आंखों में आंसू छलक पड़े और उन्होंने धीरे से अपना पोता अपनी गोद से उतार दिया। उनके बेटे और बहू कुछ देर और मनाने की कोशिश की,
लेकिन अंत में कैलाश बाबू के निर्णय के आगे वो हार गए। जब वो वापस जाने लगे तो कैलाश बाबू की आंखें उन्हें दरवाजे तक जाते हुए देख रही थी। मन में कई सवाल और भावनाएं उमड़ थुमड़ कर रही थी, लेकिन अब वे जान चुके थे कि उन्हें इस वृद्धाश्रम ही अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन बिताने होंगे। कैलाश बाबू की आवाज़ में दृढ़ता और गुस्सा साफ झलक रही थी। वे अपने बेटे और बहू से कह रहे थे, तुम मुझे सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए बुला रहे हो, क्योंकि रिश्तेदार पूछेंगे कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो इतने महीने तक एक बार भी हालचाल पूछने की ज़रूरत महसूस होती। लेकिन नहीं, तुम लोगों ने मुझे यहाँ छोड़ दिया और कभी पलट कर भी नहीं देखा। अब जब अपनी इज्जत का सवाल आया तो हाथ जोड़कर मुझसे मिलने आ गए। कैलाश बाबू का चेहरा गुस्से से और आहत भावनाओं से भर गया था। बोलते रहे, तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो। जब तक मैंने अपना सब कुछ तुम पर लुटाया, तुमने मुझे घर में रखा। अब जब मेरी ज़रूरत ख़त्म हो गई है तो मुझे यहाँ भेज दिया। अब मैं वापस उस घर में नहीं जाऊँगा। यह वृद्धाश्रम ही मेरा घर है और मैं यहीं रहूँगा। यह कहते हुए उन्होंने अपने बेटे की ओर गुस्से से देखा और फिर अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। उनका बेटा और बहू, जो इस उम्मीद में आए थे कि शायद वो कैलाश बाबू को मना लेंगे, अब समझ गए थे कि उन्हें पिताजी का फैसला अंतिम है। गोलू, जो अभी भी अपनी मासूमियत में दादू के पास खड़ा था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। कैलाश बाबू ने गोलू को देखा और उनके दिल में हल्की सी कसमकस हुई, लेकिन फिर उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा लिया। उन्होंने अपने बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा, अब चले जाओ यहाँ से, मुझे और परेशान मत करो। उनका बेटा निराश और शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वह जानता था कि उसने अपने पिता के साथ गलत किया है, लेकिन अब कोई भी माफ़ी या स्पष्टीकरण नहीं है। बहू, जो अब तक चुप थी, महसूस किया कि कैलाश बाबू की बातों में सच्चाई है। दोनों गोलू को लेकर भारी मन से वहाँ से चले गए। कैलाश बाबू एक बार फिर अपने कमरे में अकेले रह गए। कैलाश बाबू ने अपनी आँखों से भरे आंसुओं को रोकने की कोशिश की। उनके दिल में जो घाव थे अब वह गहरे हो चुके थे। उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और कहा, तुम चली गई, लेकिन तुम्हारा यह बेटा, उसने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। कैलाश बाबू की आंखों से अब आंसू बहाने लगे। उन्होंने खुद को संभालते हुए जान चुके थे कि अब इनकी ज़िंदगी का बाकी समय इस वृद्धाश्रम में गुजरेगा। धन्यवाद।